बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी का थर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। थर में कई सालों से ग़ज़ाई क़िल्लत और पानी की अदम फराहमी के बाइस नौमौलूद और कम उम्र सैकड़ों बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से थर की अबतर सूरत हाल से इंकार बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। बिलावल हाउस कराची में वफाक की सतह पर कायम अपोजिशन इत्तेहाद की सूबाई जमातों का इजलास। 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुश्तरका हिकमत अमली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी कहते हैं चोकर पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। चोकर के हवाले से एफबीआर कल नोटिफिकेशन जारी कर देगा। चोकर को जवाज बनाकर फैक्ट्रियां बंद करना बिला जवाज है। हुकूमत ने गंदम, आटे, मैदे और चोकर पर किसी चीज पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया। फ्लोर मिल मालिकान ने चोकर पर सेल्स टैक्स खत्म न करने की सूरत में हड़ताल और आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान किया था। तजावुजात की भरमार। पुलिस का फुटपाथ पर मौजूद छोटे पत्थरों से हफ्तावार वसूली का इंकशाफ। 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, नागन चौरंगी पर भारी रिश्वत के एवज ठेले और पथारे फुटपाथ भरने के बाद सड़कों पर भी लगा दिए गए। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रखकर कब्जा कर लिया। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर लीं। KMC और DMC ईस्ट ने भी फुटपाथों को फरोख्त कर डाला। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट्स माफिया का कब्जा। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी आज से कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं। शायरी का एक और अहद तमाम। मारूफ हिमायत अली शायर कनाडा में इंतकाल कर गए। वो कनाडा में जेर इलाज थे। हिमायत अली शायर की शायरी फिल्मी गीत बेइंतहा मकबूल हुए। अदबी खिदमात पर हिमायत अली शायर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड, निगार अवार्ड समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। इन स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी का एक बयान जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं जिन्होंने ये कहा था कि चोकर पे चूँकि सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है इसलिए हड़ताल की जाएगी, तो ऐसा कोई टैक्स हुकूमत ने आयद नहीं किया और इस हवाले से FBR कल नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री मालिकान हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान हैं, उनकी जानिब से हड़ताल का भी ऐलान किया गया और आटे की कीमत में इजाफे का भी ऐलान किया गया है। हालांकि हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और अब हड़ताल का कोई जवाज़ नहीं बनता, ये कहना है मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी का। और ये इस क्लैरिफिकेशन का मतलब यही है कि जो हड़ताल की जा रही थी उससे ख़त्म करा दिया जाए और जो आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान किया गया था जिसकी वजह से जो आम तंदूर लगे हुए हैं जिन पे नान और रोटियाँ महंगी हो गई थी उनकी कीमत भी वापस अपनी पुरानी सतह पे लाई जा सके। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी से। हम हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर में खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता तो उनसे हो चुका है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद मौलवी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर MCR से मुझे यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है और जिसकी वजह से हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं महमूद मौलवी से रब्ता कायम करने की, ताकि ये जो क्लैरिफिकेशन है ये जो एक इस बात की तरदीद की गई है कि ऐसा कोई सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया, इस हवाले से बात कर सकें। क्योंकि FBR की जानिब से कल तक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, यानी बाकायदा प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आखिर ये अफवाहें उड़ाकर क्यों ये हड़ताल की कॉल दी गई या ये कि इसकी बिना पर आटे की कीमत बढ़ाने की बात क्यों की गई, हम दोबारा कोशिश करते हैं। हम बात करना चाहेंगे मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी से। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप?
जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं जी, हमारा राब्ता नहीं कायम हो पा रहा है। यहाँ हम नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, किसी तकनीकी वजूहात की बिना पर ये राब्ता कायम नहीं हो पाया। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं तो फिर यहीं से प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चोकर पर आयद सेल्स टैक्स के हवाले से जो अफवाहें फैलाई गई, जिसकी बिना पर फ्लोर मिल मालिकान ने हड़ताल का ऐलान किया और आटे की कीमत में इजाफे का भी ऐलान किया, तो इस हवाले से तरदीद अब सामने आ गई है। मुशीर पोर्ट एंड शिपिंग का ये कहना है कि ऐसा कोई सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं महमूद मौलवी साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है जी। बिलाखिर आपसे हमारा राब्ता कायम हो चुका है। मुझे बताइएगा कि ये जो चोकर पर आयद सेल्स टैक्स के हवाले से जो बात की गई, जिसकी वजह से फ्लोर मिल मालिकान ने हड़ताल का भी ऐलान किया और साथ ही साथ आटे की कीमत में इजाफे का भी ऐलान किया गया है, तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से शाम को मैंने एक ट्वीट भी किया था और ये भी कहा था कि देखिए, हम बिना वजह के जो है ना हड़तालों का हमने एक रिवायत लगाई हुई कि हर चीज पे हड़ताल। ये 2 दिन पहले भी मैंने एक क्लियर किया था कि हुकूमत किसी भी गंदम के उसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं लगा रही है। फिर आज शाम को उन्होंने कहा कि देखिए ये हड़ताल कर रहे हैं, उस वक्त मैंने फौरन स्टेटमेंट दिया था कि देखिए गवर्नमेंट जो है ना चोकर पे किसी चीज पे नहीं लगा रहे। अब तो मेरे ख्याल से मालिक का करम है कि ये सब अग्री हो गया है और उन्होंने हड़ताल की वो वापस ले ली है और ये भी कहा है कि प्राइसेस जो है ऊपर नहीं बढ़ाएंगे और चोकर के ऊपर मेरे ख्याल से हमने भी आप क्लियरिफाई कर दिया है कि कोई सेल टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा महमूद मौलवी साहब, इसी वजह से जो रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, अब आजकल एक बहुत मज़े का किस्म का स्लोगन भी बन गया है कि 15 की रोटी 20 की नान, ये नया पाकिस्तान। तो क्या जो रोटी और नान में जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसे भी वापस कराया जाएगा, या अब जो इजाफा हो गया गरीब आदमी को इस चक्की में पिसना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इसको वापस कीमतों को वापस जाना पड़ेगा। उसकी वजह है ना आटे की कीमत बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जब आटे की कीमत नहीं बढ़ रही, ना कोई टैक्स है इसके ऊपर, तो कोई जवाब नहीं बनता कि इसको जो है इसके ऊपर कीमतें बढ़ाई जाए। अच्छा, तो इस पे हुकूमत कोई एक्शन लेगी सर? जो कीमतें ऑलरेडी बढ़ा दी गई हैं, ये तो दूर की बात है कि कीमतें बढ़ाई जाएं, ऑलरेडी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आम आदमी जो, चूंकि जाहिर सी बात है हर शख्स, हमारी जो बल्क ऑफ द फूड है ख़ास तौर पे बरसगीर का, वो रोटी है या गंदम है। अगर इस पे जाहिर सी बात है इसमें इजाफा होता है तो हर शख्स पे इसका बोझ जाता है, चाहे वो मतलब किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। ख़ासतौर पे गरीबों पे इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि गरीब का तो मेन उसकी जो ग़िज़ा है ना वो रोटी है, चाहे वो किसी भी चीज़ से खाई जाए। तो सर, जब इसमें इजाफा किया जा रहा है या इजाफा हो चुका है, इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, इंशाल्लाह बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, मैं आप लोगों को आपके तो प्रोग्राम के जरिए ये बताना चाहूंगा कि इस जो आटे की कीमत है वो 38 रुपए किलो है, ठीक है ना। तो और ये जो प्राइस था ये 6 महीने पहले भी था और मैं कहूँगा साल भर पहले भी यही प्राइस चल रहे थे, कीमतें यही थी। तो ना आटे की कीमतें बढ़ी हैं ना गंदम, बल्कि गंदम की कीमतें जो थोड़ी बहुत बढ़ी थी वो भी करेक्शन आ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपका अपना ताल्लुक भी फूड के बिजनेस से है, तो मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वफाकी बजट के बाद से हम किसी भी चीज़ की बात करें, क्या खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है? देखिए, थोड़ा बहुत इजाफा जरूर हुआ है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब मिल मालिकान और लोगों ने इसको एक मजाक बनाया हुआ है कि हर चीज की कीमतों का बढ़ाने के मतलब इरादे कर रहे हैं। मेरी खुद की 2 फ्लोर मिल है, हम अपने प्राइसेस को मेंटेन रख रहे हैं। हमारी घी के मिल है, ठीक है ना, चावल के हमारा अपना कारोबार है। हम ये सबको यही कह रहे हैं कि देखिए बिना
वजह जवाब के हम चीज़ों की कीमतें न बढ़ाएं जो कि लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम ख़बर की खबर में वक्त दिया। अब नाज़रीन यही देखना होगा कि ये जो जिस तरीके से ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है और फिर ये तरदीद की गई है कि चोकर की जो चोकर पे जो सेल्स टैक्स आयद किया गया था, ऐसी खबरें जो हैं वो झूठी थी, कोई सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। तो अब ये देखना होगा कि अब क्या एक्शन होता है, क्या ये फ्लोर मिल मालिकान जो हैं ये अपनी हड़ताल ख़त्म करते हैं, आटे की कीमत में जो इजाफा कर दिया गया है क्या वो वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। बहरहाल अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बिलावल हाउस कराची में वफाक की सतह पर कायम अपोजिशन जमातों का जो सूबाई जमातें हैं अपोजिशन की, उनका एक अहम इजलास हुआ है और ख़ास तौर पे 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने के हवाले से ऐलान भी किया गया है और हिकमत अमली का भी फ़ैसला किया गया है, मुश्तरका हिकमत अमली जो इख्तियार की जाएगी। इसके अलावा मुल्की सूरत हाल पर भी गौर किया गया है कि इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है तो किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को हैंडल किया जाएगा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें वाज़े तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक में अपोजिशन में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि इस वक्त एक मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त सरगर्म अमल हैं। ख़ास तौर पे कोशिश यही की जाती है कि असम्बली का इजलास हो या कोई ऐसी कार्रवाई हो जिसमें कानून साजी हो या और कोई चीज़ हो, तो फिर यही कोशिश होती है दोनों जमातों की कि किसी न किसी तरह से असम्बली में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं ताकि ये जो एक पीसफुल इजलास है ये ना हो सके। लेकिन बहरहाल यही कहना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी अपनी तकरीर में था कि पहले दिन से अपोजिशन की कोशिश यही रही है कि किसी भी तरह से असम्बली का इजलास जो है वो स्मूथली या बग़ैर किसी हंगामे के ना चल पाए और इसीलिए ये तमाम कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं 25 जुलाई को, क्योंकि ये एक वो दिन है जब एक साल कबल जो है वो इंतख़ाबात हुए थे और ये आम इंतख़ाबात हुए थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई। अब उस 25 जुलाई को यौम सियाह के हवाले से मनाने का ऐलान किया गया है। किस कदर मतलब क्या इसमें लाएमल इख्तियार किया गया है, किस तरह से ये यौम सियाह मनाया जाएगा, क्या ये एक पुरअमन यौम सियाह होगा या फिर कुछ पावर शो किया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, इन तमाम हवालों से ये इजलास बिलावल हाउस कराची में एक मुनक़िद किया गया और इसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर गुज्जर जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है। जी अस्सलाम वालेकुम अली अकबर गुज्जर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा बिलावल हाउस कराची में विफाक की सतह पे जो अपोजिशन कायम है उसकी सूबाई जो जमातें उनका इजलास हुआ है, क्या लाएमल तय किया गया है इस इजलास में? अच्छा, वो ऐसा है कि आपको पता होगा, बल्कि सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की जो तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी जो हैं हमारी, उनका सबकी एपीसी हुई थी और उसमें हमारी मरकजी लीडरशिप ने ये तय किया था और रहबर कमेटी बना दी गई थी कि हम पूरे पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, जो धांधली ज़दा थे और 2 नंबरी पे हुए थे और पीछे बैक उसको मॉनिटरिंग की गई थी और उसको और लोगों को उनको जिताया गया था जिनका जो इलेक्शन जीत नहीं रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से जीत रही थी और इसी को देखते हुए फिर वो मामला जो हुए आपको पता है, उसमें पूरी पाकिस्तान की तमाम पार्टियों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी है, अचकजई साहब की पार्टी है हमारे, और दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान नूरानी साहब वाली भी, सब तमाम बलोचिस्तान की हमारी जो पार्टियां साथ खड़ी हुई हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब के सब लोग इकट्ठे हैं। तो हमने आज बिलावल हाउस में, क्योंकि ये तय पाया था कि पूरे चारों सूबों में जो होंगी अलग अलग लोग जो होंगे, जहाँ पे जिन जिन की बड़ी पार्टियों की पोजीशन मजबूत है वो उसको होस्ट करेंगी। तो पंजाब में लाहौर में जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा करेंगी और सिंध में बिलावल साहब यहाँ पे होंगे और KPK में अपना हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान साहब और असलम यार वली साहब होंगे और इसी तरह बलोचिस्तान में कोयटा में हमारे अचकजई साहब और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब उनको देखेंगे और यहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी सिंध की सूबाई क़यादत थी आज इकट्ठी हुई और फैसले किए गए और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी गई
और तमाम पॉलिटिकल पार्टी में 2-2 नुमाइंदे लिए गए और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह इस हुकूमत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, और 1 साल होने को आया, इन्होंने कोई काम कौम को परेशानियों के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं दिया है और ये हम इंशाल्लाह मिलकर इनको मंत्र की इंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। एक बार गुजर साहब ये बताइएगा कि खासतौर पे अगर हम बात करें 2013 के इलेक्शंस की, तो 2013 के इलेक्शंस के बाद और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, धरना दिया, कंटेनर सियासत की, आप क्या समझते हैं, क्या वो दुरुस्त था? नहीं, मेरी देखिए सुने, मैं आप ये थोड़ी सी बातें क्लियर होनी चाहिए। सर मैं सिंपल बात आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शंस के बाद रिकाउंटिंग के लिए और वो तमाम जो हलके जिनकी लिस्ट दी गई थी उनको दोबारा खुलवाने के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद धरने का ऐलान किया गया, धरना दिया गया। सर ये सिर्फ पूछना चाहूंगा कि क्या वो धरना, वो एहतजाज दुरुस्त तरीका था या गलत था? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड में आपको समझना होगा, फिर गलत और सही कह सकते हैं आप ना। सर आप पहले गलत और सही बता दें, फिर मुझे बैकग्राउंड बता दीजिएगा। नहीं, वो देखें, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को बंद करने की बात करेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बेशक उसमें हम अपोजिशन के लोग हों या इक़्तिदार वाले लोग हों, अगर अपोजिशन पार्टी ये कहेगी कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करके पाकिस्तान के बिजनेस को बंद कर देंगे और पाकिस्तान में हम जो पैसा जो बाहर से आता है, फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, उसको हुंडी के जरिए हम करेंगे और हम बिजली के बिल नहीं देंगे, गैस के बिल नहीं भरेंगे, हम बिल जला देंगे, हम तहरीक नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और पाकिस्तान को डिरेल, जो जमहूरी सिस्टम को डिरेल करेंगे और पार्लियामेंट के ऊपर लानत डालेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। उस पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनरेबल पार्लियामेंट होती है, उसको अगर आप लानत देंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, तो जो भी ये बातें कहेगा वो गलत करेगा। तो इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया था। 126 दिन के धरने देके पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान दिया, पाकिस्तान के फॉरेन जो हमारे लोगों ने आना था, तुर्की का प्रेसिडेंट आया था, उसके साथ इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में खिताब करना था, इन्होंने बाइकाट किया। चाइना के सदर प्रेसिडेंट ने आना था, उनको आने के लिए रोका गया, उनके लिए परेशानियां क्रिएट की गई, वहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके जजेस के रास्ते बंद किए गए, पीटीवी पे हमला किया गया और वहां पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर दी गई और ये सारे काम गैर कानूनी, गैर आईनी थे। आज जो अपोजिशन जो खड़ी हुई है वो इस बुनियाद पे खड़ी है कि इनको मौका मिला, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने, इनके कंट्रोल में इनकी रिट कोई किसी जगह पे नहीं है, ये सिर्फ सियासत जो है इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। ये सियासत नहीं, काफी कार्रवाई नैब के जरिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी सारी लीडरशिप जो है वो आज जेल में है, उनको पकड़कर जेल में डाला हुआ, तो हम इससे डरते नहीं है। सर आप कहते हैं कि हमले किए गए, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जस्टिस सजाद अली शाह का जमाना आपको बिल्कुल याद होगा, जब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, तारिक अजीज साहब, मीडिया की शख्सियात, सियासतदान, तमाम लोग, मुस्लिम लीग नवाज ने सर एक बड़ी मूव करके यानी कोर्ट के शीशे तोड़ दिए गए, बोर्ड्स तोड़ दिए गए, वो हमला नहीं था सर क्या? आप जरा भाई जी, आप अपना जरा रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लें। जी जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि वहां पे उनकी दीवारों पे या शीशों पे या दरवाजों पे हमले नहीं किए गए थे। एक मूवमेंट वहां पे हुई थी कि कुछ मुखालिफ नारेबाजी, लोगों ने शोर शराबा किया था, लेकिन उनके खिलाफ प्रॉपर केसेस बने थे, FIR कटी थी, लोग जेलों में गए थे, उनको सजाएं मिली थी। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है, पार्लियामेंट पे हमले किए हैं, एक जिम्मेदार आदमी को, एक SSP को पकड़कर उसको मारा, उसको तशद्दुद किया गया, IG को धमकियां दी गई, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल की गई जो कि कभी भी किसी एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में नहीं की जाती। लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने हमारे मुआशरे का इखलाक को बिगाड़ा है, हमारी सोसाइटी। सर जिस वक्त ये तमाम चीजें की गई, अली अकबर गुज्जर साहब मुझे बताइएगा, हुकूमत आपकी थी ना, मुस्लिम लीग नवाज की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून की बालादस्ती करना हुकूमत का काम होता है ना सर? ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी ना कि आप अगर इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे अपोजिशन हो, कोई भी जमात हो, आपकी तरफ से इंसाफ क्यों नहीं किया गया या सजाएं क्यों नहीं दी गई, मुकदमे क्यों नहीं चलाए गए? हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि ये बात भी आपके रिकॉर्ड की बात है कि आपको पता है कि आज ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की काफी 72 ईयर्स की हिस्ट्री में, जी जी, जिसमें आज अल्लाह की रहमत से इनको ये मौका मिला है, इनको ये एक सहूलत मिली है
कि आज अदलिया इनके साथ खड़ी हुई है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई है, और गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के बावजूद ये इतनी नालायक और अपाहज गवर्नमेंट है कि अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सक रही। तो ये सहूलतें किसी और को कभी नहीं मिली कि सारे अदारे एक पेज पे हों। तो इनको काम करना चाहिए था, कौम के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए थी। इन्होंने जो दावे किए थे उसके वो अपने दावों को पूरा करना चाहिए। तो चैलेंजेस को जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना था, देखिए हमने इनको चलता हुआ पाकिस्तान दिया था। जब 2013 में 18 घंटे बिजली बंद होती थी, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ने घेरा हुआ था, खुद का हमले होते थे, कराची में रोजाना टारगेट किलिंग होती थी, बत्ता माफिया, लैंड माफिया यहाँ बड़ा एक्टिव था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली अकबर गुजर साहब, ये तमाम चीजें थी नो डाउट, लेकिन सर उसके साथ साथ कर्जे भी बढ़े हैं। जी सर वक्त महदूद है, मुझे अगली स्टोरी पे भी जाना है, मुझे मजीद गेस्ट को भी बीपर पे लेना, आप वाइंड अप कर लें प्लीज मुख्तसरन। अच्छा मैं थोड़ी सी बात कर दूं, थोड़ी सी आखिरी बात कर दूं सर, जरा वाइंड अप जल्दी कर लीजिएगा। ओके मैंने कहा हमने इनको अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान वाला पाकिस्तान दिया है। रिजर्व 18 अरब डॉलर रिजर्व इनको दिए हैं, और स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी बेहतर पोजीशन में इनको दिया है पाकिस्तान, और चलता हुआ खुशहाल पाकिस्तान दिया है। जो चलते हुए घर को, खुशहाल पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आज गरीब पाकिस्तान की आवाम इनके लिए झोलियां उठा रही है कि अल्लाह इनको गर्क करे, और इनका जो लोग बददुआएं दे रहे हैं, जो जल्द इनको अपनी इंजाम को पहुंचने वाले ये लोग हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। अली अकबर गुजर साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद थे, और ये इनका कहना था कि जिस तरह का पाकिस्तान हवाले किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसे सही तरीके से चलाया नहीं गया, और जिस तरह तमाम सियासी जमातें या जो भी बरसर इख्तियार रहता है वो यही कहता है कि जी हमने तो बहुत सी तरीके से ये मुल्क चलाया था, आने वालों ने जो है ना वो इंसाफ नहीं किया। बहरहाल अब देखना यही होगा कि यानी ये जो ख़ास तौर पे एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, यौम स्याह का ऐलान किया जा रहा है, ये किस हद तक जो है ये पुरअमन रहता है, या इसमें कोई किसी किस्म का कोई ऐसा उनसर ना शामिल हो जिसमें कि यानी एक अफरा तफरी फैलाई जाए, या फिर ये कि किस तरह का ये एहतजाज होगा, ये भी देखना होगा। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बिलावल हाउस कराची में अपोजिशन जमातों, जो सूबाई जमातें अपोजिशन की विफाक में, उनका एक अहम इजलास हुआ है जिसमें 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने के हवाले से लाएमल इख्तियार किया गया है। सर क्या लाएमल है, क्या फैसले हुए हैं इस इजलास में? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि बाकी सतह पे जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी सूबाई जो यहाँ क्या तंजीमें हैं उनका इजलास हमने बुलाया था, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी, 7 जमातें शरीक थी उसमें। और उसमें तय हुआ है कि 25 जुलाई को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली की गई, जिसके नतीजे में कलेक्टिव हुकूमत कायम हुई, उसके खिलाफ जो है कि यौम एहतजाज होगा, यौम स्याह होगा। और इस दिन चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बड़े बड़े जलसे आम मुनक्किद किए जाएंगे। कराची में जलसे आम जो है वो मदार कायद से बुलेट जो फ्लाई ओवर है पीटी स्ट्रीट का, इस पे हम मुनक्किद कर रहे हैं जलसा, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे, और इसमें भरपूर तादाद में कराची के लोग भरपूर तादाद में, बड़ी तादाद में शरीक होंगे इसके अंदर। सर तो ये पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, या शो ऑफ पावर भी किया जाएगा? इससे से हमारा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज है, पूरे मुल्क में होगा, और उस दिन हम ये लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उनका वोट जो है उसको जो है वो छीना गया, वोट को तब्दील किया गया, बैलेट बॉक्स तब्दील किए गए, और किस तरीके से लोगों को यहाँ जिताया गया और उनका वोट उनके राय को बदला गया। तो सर यानी कि बिल्कुल पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, और ये जो जी बिल्कुल हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन होता है, और हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हम जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, और इस मुल्क में खालिस अवामी हुकूमत कायम करने के लिए हमारी जद्दोजहद है। सर ये जो जलसे किए जाएंगे, या खासतौर पे कराची में जो जलसा किया जाएगा, तो इससे जो अपोजिशन है उसके तमाम जो मेजर रहनुमा जिनका ताल्लुक कराची से, वो खिताब करेंगे जलसे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से भी खिताबात किए जाएंगे, क्या तय किया गया? इसमें जितनी सियासी जमातें, इनके जो मरकजी और सूबाई कायदीन है वो शरीक होंगे,
सिंध में कराची के अंदर, सिंध के शहर कराची के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जलसा मैंने मुनक्किद करे और सारी जमातों को इत्मीनान में ले, और उससे हमने इत्मीनान में लिया। लाहौर में, पंजाब के शहर लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जमात वो मुनक्किद करेगी। पेशावर के अंदर जो है जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और अवामी नेशनल पार्टी मिलकर वो जलसा मुनक्किद करेंगे। कोयटा शहर के अंदर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी जो है वो मिलकर जलसा मुनक्किद करेंगी। इस तरह चारों शहरों में ये बड़े जलसे मुनक्किद होंगे और ये सारे के सारे जलसे भरपूर होंगे। इसमें भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इंशाल्लाह अवाम का सैलाब और अवाम का समंदर इन जलसों में मौजूद होगा और वो एक जबान होकर 25 जुलाई को धांधली के खिलाफ एक जगजबान होकर एहतजाज करेगा और आवाज़ें एहतजाज बुलंद करेगा। अच्छा वकार मेहदी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ कराची के मसाइल के हवाले से भी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि सर सिंध हुकूमत की गवर्नेंस के बारे में सवालात उठाए जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात भी आते हैं। फिर हालिया अपोजिशन लीडर जो हैं यानी फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने K4 का एक दौरा भी किया, इस पर ब्रीफिंग भी दी गई। सर क्या वाकई अब K4 का मुकम्मल होना मुश्किल है? अब इसे मजीद या तो चौड़ा किया जाएगा, दोबारा से फिजिबिलिटी बनाई जाएगी, फिर विफाक से बजट का। सर इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? सर क्या कोई ऐसा चांस है कि K4 को मुकम्मल किया जा सके, और अगर मुकम्मल किया जाएगा तो कितने दिन में मुकम्मल होगा? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए जी, जो लोग हमारी गवर्नेंस पे उंगली उठाते हैं ना, वो पहले अपनी विफाक में हुकूमत की गवर्नेंस को खुद देख लें, उस पर नजर डाल लें कि उसने 11 माह के अरसे में तो लोगों का खून निचोड़ लिया है, उसके मुंह से निवाला छीन लिया है, तबाही मचा दी है, महंगाई बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है हमारी सिंध में गवर्नेंस ठीक है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है एक लायक और काबिल इंसान है, वो भरपूर तरीके से टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। और K4 की जहाँ तक आपने बात की, K4 के हवाले से सिंध सेक्रेटरी में चीफ मिनिस्टर साहब ने सारी सियासी जमातों को बुला के K4 पे एतमाद में लिया था, उनको सारी सूरत हाल बताई थी। सारी सियासी जमातें चीफ मिनिस्टर के ब्रीफिंग से मुतमईन थी। अब वो बाहर जाके सियासत करती हैं, लेकिन K4 पे एक थर्ड पार्टी एक एवोल्यूशन कराया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि इसकी कॉस्ट जो बढ़ गई है या इसके ये लाइन जिस एरिया से लाया जा रहा है उसको वो कितना फिजिबल है, क्या है। काफी काम हो चुका है उसके अंदर, ये नहीं कि काम नहीं हुआ, काफी काम हो चुका है। उसकी चूंकि चीजें महंगी हो गई हैं, चीजें बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई है उसकी। सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर देना था, उसने शेयर दिया नहीं। फिर भी सिंध हुकूमत ने कहा है कि हम अपने फंड से हर सूरत में K4 को जो है वो मुकम्मल करेंगे और कराची के लिए 660 MGD पानी इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। पहले मरहले में 260 MGD और फिर दूसरे मरहले में 660 MGD पूरा करेंगे, पानी लेके आएंगे। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ही होगा कि ये जो मसाइल की हल की बात की जा रही है या K4 की तकमील की बात की जा रही है, अब ये किस हद तक सच होती है। बहरहाल नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची में तजावुज़ात के हवाले से। चाहे कराची का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो या ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट हो, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना कारोबार जो है वो फुटपाथों पर या सर्विस लेन पर सजाया हुआ है। बहुत सी जगहों से ये भी इंकशाफात हुए हैं कि पुलिस बाकायदा हफ्तावार भत्ता वसूल करती है और इसी वजह से इन रेस्टोरेंट्स को, इन पथारों को या इन चाय के होटलों को हटाया नहीं जाता। इसके अलावा कई कई ज़िले इंतज़ामिया जो है DMCs वो भी इसमें मुलविस हैं कि वो भी जो हैं वो सरफ नज़र करती हैं ऐसी तमाम इंक्रोचमेंट से जो कि फुटपाथों पर कायम है। बाज़ दफ़ा ये कह दिया जाता है कि आवाम की रौनक लगी हुई है, अगर फुटपाथों पर कारोबार किया भी जा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कोई आम लोग नहीं, बाज़ दफ़ा DMCs के चेयरमैन भी ये कहते नज़र आते हैं कि आवाम के लिए फुटपाथ हैं, अगर वो इस पे बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि कोई भी होटल या कोई भी जगह जो है वो उस वक्त तक अपनी हद से तजावुज़ नहीं करती जब तक उसके पीछे कोई ना कोई डिपार्टमेंट से मिला हुआ ना हो या किसी मिली भगत के तहत या कोई रिश्वत का अंसर उसमें ना शामिल हो। अदरवाइज़ आप कराची के किसी भी इलाके में रहते हो, आप ज़रा सा कहीं अपनी हद से तजावुज़ करेंगे तो ये फ़ौरन ऐसी जो इदारे हैं या ऐसी एजेंसीज़ हैं वो फ़ौरन आपसे रब्ता कायम करती हैं, आपकी तजावुज़ात को हटा दिया जाता है। लेकिन कैसे मुमकिन है
कि ये तमाम रेस्टोरेंट्स, ये कैफ़ेज़, ये बड़े आराम से ये बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम साहब। जी सर, सबसे पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने आपको सादत नसीब की। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आप। अच्छा सर, अब मुझे बताइएगा कि कराची का इलाका, चाहे सेंट्रल का इलाका हो, नागन चौरंगी की हम बात करें, फोर के चौरंगी की बात करें, या वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हम आपसे बात करें तो नीपा से लेके या पूरे यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर से लेके और सफूरा चौरंगी तक जगह जगह रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। ये नहीं सर, कराची में ख़ास तौर पे इन हिस्सों में लोगों ने जो कारोबार की जगह है वो उनकी अपनी मिल्कियत वाली दुकान नहीं है सर, बल्कि जो फुटपाथ हैं, पैदल चलने वालों की जगहें हैं, सर्विस लेन्स हैं, ये लोगों के कारोबारी मरकज़ बन गया है सर। इस पर आपने अनाउंस भी किया कि आप बाकायदा एक्शन लेंगे, आज से ऑपरेशन करने का ऐलान भी किया गया। तो सर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में क्लियर ऑर्डर्स किए हुए हैं फुटपाथ के लिए, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ इदारे से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमने 2018 सितंबर के अंदर कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन खुद नाइट सिटिंग, पब्लिक नाइट सिटिंग के चालान देती थी और बाकायदा तौर पे, और ये चालान इशू होते थे तमाम रेस्टोरेंट पे, क्योंकि ये एक आवाम, कराची के आवाम का जो है ये एक फैशन हो चुका है कि वो होटलिंग जो है वो अब वो तख्त पर बैठ के खाना खाना एक फैशन शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर की कि फुटपाथ जो है वो आवाम के चलने के लिए है, ना कि वहां पर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट। तो 2018 से सितंबर से कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन ने किसी किस्म का चालान नाइट होटलिंग का किसी भी रेस्टोरेंट को पूरी कराची में किसी किस्म का भी चालान बंद कर दिए। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं कराची में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर आपको जो है रोडों और फुटपाथों पे जो होर्डिंग नजर आएगी, उसके बाकायदा डीएमसी की तरफ चालान दिए जा चुके हैं इनको, और वो जो चालान इनके पास हैं वो नाइट होर्डिंग के चालान है। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया ऑपरेशन का, और मैंने 19 तारीख से और 20 तारीख से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को बाकायदा एक लेटर भी अरसाल किया है कि आप हमारे साथ एक असिस्ट करें, और हम जो है नाइट होटलिंग के पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनकी हौसला शिकनी करें। इनमें से बहुत से होटल मालकान जो कि उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा कर चुके हैं, ना कि फुटपाथ बल्कि ग्रीन बेल्ट पर आ गए हैं, और उस ग्रीन बेल्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, पार्किंग का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी कार्रवाई रखने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको कामयाब होंगे अपने इस मिशन में, और इंशाल्लाह ये नाइट होर्डिंग की हौसला शिकनी कराएंगे। बशीर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो डीएमसीज हैं, यानी हम डीएमसी सेंट्रल की बात करें, डीएमसी ईस्ट की बात करें सर, इनके जो इंसदाद तजावुजात सेल होता है, क्योंकि हर डीएमसी का एक अपना एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी होता है, उनकी टीमें भी होती हैं सर, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है? मतलब ये अवाम जो है ये समझने से कासिर हैं कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं तजावुजात होती हैं तो डीएमसी की कहाँ तक जिम्मेदारी बनती है और फिर केएमसी की कहाँ तक जिम्मेदारी बनती है? देखिए डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल क्लियर है, जो लैंड कंट्रोल एजेंसी है वही सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट का किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके किस किस जगह पे कहाँ कितने गज की लीज है। जो भी इदारा जो के लीज इशू नहीं कर सकता हो, लैंड कंट्रोल अथॉरिटी नहीं रखता हो, वो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट नहीं बना सकता। और मैं इसका क्लियर आपको बता दूं कि कोई भी डीएमसी जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का काम नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। तो मतलब अगर ये जो तजावुजात होती हैं इसमें डीएमसीज जो है वो कोई अपना किरदार नहीं अदा कर सकती, ना उनकी मिली भगत से, बाज़ जगह ऐसी भी खबरें मिलती हैं कि डीएमसीज की मिली भगत से ये कारोबार चलाए जाते हैं, क्योंकि सर जाहिर सी बात है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उस इलाके में वो तो सर डीएमसीज मौजूद है ना, केएमसी तो फिर एक सेंट्रल इदारा है, यानी कराची की अगर हम बात करें तो केएमसी तो एक कंट्रोलिंग इदारा है, लेकिन सर डीएमसीज की क्या जिम्मेदारियां आती हैं इस हवाले से?
डॉक्टर साहब एक बिल्कुल क्लियर है कि डीएमसी जो है वो अपना रिकवरी का जो किरदार है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन है जिसमें उनके एडवर्टाइजमेंट हैं और बहुत सारी चीजें वो उनसे, लेकिन असल में एक्चुअल हुआ ये है कि इंक्रोचमेंट को ही रिकवरी का जो है वो जरिया बना लिया गया है, जैसे ये चालान देना और ये जो कि बिल्कुल बरखिलाफ है रूल्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस इदारे के पास बजट बुक के अंदर वो इदारा ना हो और वो इदारा बना दिया गया हो, तो ये सबसे बड़ा उसमें मैं उसके लिए कोई जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि लैंड एक बस कानून आप समझिए डॉक्टर साहब कि जो लैंड कंट्रोल अथॉरिटी होगी जो लीज इशू कर सकता है सिर्फ वही एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट उसका हो सकता है डिपार्टमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम खबर की खबर में वक्त दिया। और नाज़रीन अब यही देखना होगा कि ये जो कराची के फुटपाथ हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, इसको किस तरह से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाता है। नाज़रीन अब हम बात करना चाहेंगे कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने थर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है और ये कहना है कि कई सालों से थर में ग़ज़ाई क़िल्लत है, पानी की अदम फराहमी है, जिसकी वजह से कम उम्र और नौमौलूद कई सौ बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और सिंध हुकूमत की जानिब से जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है ये इसी तरह है जिस तरह कबूतर जो है वो मतलब बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अगर सिंध हुकूमत अब थर में कोई अच्छी हिकमत अमली इख्तियार नहीं करती या ग़ज़ाई क़िल्लत जो है उससे रोकने की कोशिश नहीं करती तो फिर मज़ीद इस साल भी कई अमवात होने के खर्चे हैं या ये ख़दशा है कि कई सौ अमवात नौमौलूद या कम उम्र बच्चों की हो सकती है। थर में ख़ास तौर पे पानी का मसला तो है ही है, इसके अलावा ग़ज़ाई क़िल्लत उस वक्त हो जाती है जब बारिशें नहीं होती, क़हत साली हो जाती है। बहरहाल इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी। जी अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम सर, क्या कहते हैं ये जो थर की सूरत हाल है इस पर राब्ता कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है, तो इस हवाले से राब्ता कमेटी का क्या कहना है सर? देखिए थर की सिचुएशन जो है वो आप मतलब सूबाई हुकूमत को तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर जिले में करना तो ये चाहिए कि जितनी बुनियादी सहूलियात जो हमारे आईन पाकिस्तान में लिखी हुई है, जो अवाम पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, वो प्रोवाइड करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। 18वीं तरमीम के बाद फिर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है। मगर जब हम यहाँ सूरत हाल देखते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो सिंध में खास तौर पे क़हतज़दा इलाके जैसे थर की मैं बात करूँ, जो बड़ा रिमोट एरिया है, उसमें यकीनन दुश्वारियां हैं मौजूद, मगर दुश्वारियों को ओवरकम करने के लिए जितना टाइम स्पैन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, बदनवान सूबाई हुकूमत में लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि सूरत हाल ये है कि जू का तू है और जितनी अमवात तवातुर के साथ हम मीडिया की नजर होती रहती है, मीडिया खबर ब्रेक करता है कि थर में इतनी अमवात हो गई, इतनी अमवात हो गई। पहले जानवरों और परिंदों तक की बात थी और अब तो इंसान और बच्चे, नौमौलूद बच्चों की अमवात है, जो कि बेहद अफसोसनाक है। और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी यकीनन, चूंकि जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमत है और उनको वहाँ पे एटलीस्ट जो बुनियादी सहूलियात है उसको प्रोवाइड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पे कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगाना आपको, उसके बावजूद सर ये अली खुर्शीदी साहब ये बताइए कि थोड़ा रिमोट नहीं हो जाता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए थर की बात करना? कराची में इतने मसाइल हैं सर जिसपे कि बात करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, फिर थर की बात की जा रही है, तो सर कुछ रिमोट नहीं लगता सिंध के हवाले से? अगर मैं बात करूं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी जो है वो सिंध का हिस्सा है और जब हम सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे होते हैं तो यकीनन कराची शहर जो है वो इकोनॉमिक हब है, न सिर्फ सूबा सिंध का बल्कि पाकिस्तान का, उसकी बात भी की जाती है। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपनी आवाज पहले भी बुलंद करती थी, अब भी बुलंद कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। थर में बहुत मतलब सीवियर कंडीशन हो चुकी है ना तमाम चीजों में। अमवात का सिलसिला है, ना रुकने वाला सिलसिला है, वो खत्म ही नहीं होके दे रहा है। इसके अलावा पहले मैंने जैसा आपको बताया, ये भी तमाम चीजें उस वक्त चीजें सामने आई अवाम पाकिस्तान के सामने कि जब मीडिया ने उसको हाईलाइट करना शुरू किया। वरना सारी चीजें तो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एक रिमोट एरिया है, मीडिया वालों का भी एक्सेस जो है वो शहरों तक होता है ज्यादा और रिमोट एरिया में नहीं होता। तो जब मीडिया ने उसको कवर करना शुरू करा तो वहाँ पे एक भयानक और खौफनाक सी सूरत हाल सामने आई है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं अली खुर्शीदी।
रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।